ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 311। इसकी गंध की तरह ही कोर नरिशिंग ब्रू का स्वाद भी बहुत अजीब था। इवान को ऐसा लगा जैसे वह बहुत सारे टोमेटो केचप के साथ मिला हुआ दूध पी रहा हो। उसने ब्रू के स्वाद को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की और अपने प्राइम कोर पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने ब्रू पिया, यह ऊर्जा में बदल गया और वह ऊर्जा उसके प्राइम कोर की ओर चली गई। ब्रू की ऊर्जा राक्षसों से प्राप्त कोर की ऊर्जा से बहुत अलग थी। उसके प्राइम कोर द्वारा अवशोषित होने और उसकी रैंक बढ़ाने के बजाय ब्रू की ऊर्जा ने उसके पूरे प्राइम कोर को कवर कर लिया। उसके कोर को कवर करने के बाद ऊर्जा धीरे धीरे उसके प्राइम कोर में मौजूद दरारों के अंदर रिसने लगी। जब इवान ने सारा ब्रू पी लिया और अपने प्राइम कोर पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने देखा कि यह अब एक सुनहरी ऊर्जा से ढका हुआ था और एक सुनहरे मुर्गी के अंडे की तरह दिख रहा था। जो सुनहरी ऊर्जा उसके प्राइम कोर को कवर कर रही थी वह धीरे धीरे उसके कोर की दरारों के अंदर रिस रही थी। जब उसने एक दरार पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने पाया कि भले ही यह बहुत धीमी थी, लेकिन उसके कोर पर दरार निश्चित रूप से ठीक हो रही थी। ये देखकर कि काढ़ा काम कर रहा था, इवान बहुत खुश हुआ और अपने कोर के पूरी तरह से काढ़े की ऊर्जा को परिष्कृत करने का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया और इवान बिना हिले डुले अपने कोर की रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए धैर्यपूर्वक बैठा रहा। 6 घंटे के बाद उसके प्राइम कोर ने आखिरकार कोर की सारी ऊर्जा को पौष्टिक काढ़ा से परिष्कृत कर दिया। जब इवान ने काढ़ा की ऊर्जा को परिष्कृत करने के बाद अपने कोर को देखा तो वह प्रसन्नता से भर गया। भले ही उसका कोर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और उस पर अभी भी कुछ दरारें मौजूद थीं, लेकिन वे कोई गंभीर बात नहीं थीं और उसे यकीन था कि 5 या 6 दिनों में वह एक बार फिर से कोर को अवशोषित करने में सक्षम हो जाएगा। ये काढ़ा खरीदने के लिए निश्चित रूप से लायक था, इवान ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अगर यह काढ़ा नहीं होता तो उसके प्राइम कोर को सामान्य होने में कम से कम 1 महीना लग जाता। बस 5 या 6 दिन और फिर, इवान ने कहा और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस तथ्य के अलावा कि वह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था, वह ये भी जानना चाहता था कि उसके प्राइम कोर के सी रैंक पर पहुंचने के बाद क्या होगा। शिकारी आमतौर पर सी रैंक पर पहुंचने के बाद अपनी कक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन चूंकि उसके पास अपने सम्राट कोर के कारण पहले से ही एक कक्षा है, इसलिए वह सोच रहा था कि क्या उसे अपने प्राइम कोर के सी रैंक पर पहुंचने के बाद एक और कक्षा मिलेगी। अपने पिछले जीवन में पढ़े गए उपन्यासों के विपरीत अरोरा दुनिया में उपवर्ग की कोई अवधारणा नहीं है। हर शिकारी के पास केवल एक ही कक्षा होती है और उपवर्ग या कुछ भी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। 2 कक्षाएं हो, इवान ने बड़बड़ाया और अपनी स्टोरेज रिंग में अन्य वस्तुओं को देखा। अपनी स्टोरेज रिंग में मौजूद सभी वस्तुओं को देखने के बाद उसने एक छोटी बैंगनी रंग की बाली निकाली। बाली का आकार गोल था और यह उसकी शील्डिंग एमुलेट ईयरिंग से काफ़ी अलग थी। विस्परिंग ईयरिंग, बी रैंक, ये नाजुक चांदी की बालियां पहनने वाले की सुनने की क्षमता को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं। पहनने पर ये बालियां उपयोगकर्ता की श्रवण इंद्रियों को बढ़ाती हैं, जिससे उन्हें सबसे कम आवाज़ें भी सुनने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ये पहनने वाले को टेलीपैथी कौशल प्रदान करती है। इवान ने इसे 30,000 मेरिट पॉइंट के साथ खरीदा। इस कमाई की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि यह बी रैंक की कलाकृति है और इसे पहनने वाले को टेलीपैथी कौशल भी प्रदान करती है। इवान जानता था कि इसकी कीमत कम है, क्योंकि यह सबसे कम आवाज़ भी सुन सकता है। आखिरकार, सब कुछ सुन पाना अच्छा नहीं है। इस बाली को पहनने के बाद उसकी श्रवण इंद्रियां बहुत बढ़ जाएंगी, और चूंकि यह एक कलाकृति है, न कि कोई कौशल, इसलिए वह इसके प्रभाव को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। कुछ देर तक बाली को देखने के बाद इवान ने इसे अपने बाएं कान में पहन लिया। हॉर्न, बाक, मौत को दावत देना, हमें देखना चाहिए इस बकवास के बजाय एक फिल्म। जैसे ही उसने बाली पहनी, उसे एक के बाद एक बेकार की बातें सुनाई देने लगीं। गाड़ियों के हॉर्न, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और कई अन्य चीज़ें जो उसे समझ में नहीं आईं। उसने कुछ समय तक बाली पहनी, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के बाद उसने उसे उतार दिया और अपने बिस्तर पर रख दिया, जबकि वह अपनी कनपटियां रगड़ रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, इस बाली का उपयोग करना आसान नहीं है, इवान ने विस्परिंग ईयरिंग उतारने के बाद बुदबुदाया। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं उस चीज़ का उपयोग करने के बाद इस बाली का अच्छे से उपयोग कर पाऊंगा, इवान ने कहा और फिलहाल बाली को अपने शैडो स्टोरेज में रख दिया। बाली को रखने के बाद उसने एक बार फिर स्टोरेज रिंग में देखा और उसमें से एक और चीज़ निकाली। मूनलाइट बो, ए रैंक, प्राचीन चंद्रमा की लकड़ी से बना एक धनुष जिसमें चंद्र जादू भरा हुआ है। जब धनुष से एक तीर खींचा और छोड़ा जाता है तो यह नर्म चांदी की रोशनी से चमकता है, जिससे इसे बेहतर सटीकता और जादुई बाधाओं को भेदने की क्षमता मिलती है। पूर्णिमा की रोशनी में धनुष की शक्ति और भी बढ़ जाती है और इसके तीर अपने मालिक की इच्छा पर अपने लक्ष्य को ठीक करने या कमज़ोर करने के लिए चांदनी का उपयोग कर सकते हैं।
मूनलाइट धनुष चांदी के रंग का था और इसका फ्रेम विभिन्न प्रकार के रूनों से भरा हुआ था। यह इवान के धनुष से थोड़ा छोटा, लगभग 170 सेमी लंबा था। ऊंचाई। जब इवान ने धनुष को अपने हाथ में पकड़ा तो उसे प्राचीन चांद की लकड़ी से अपनी बाह में एक गर्माहट महसूस हुई। मेरे दस्ताने नज़दीकी रेंज के लिए और यह धनुष लंबी रेंज के लिए, इवान ने कहा और अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। खड़े होने के बाद वह अपने कमरे की खिड़की की ओर चला गया। उसका कमरा होटल की तीसरी मंजिल पर था। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि कल की तरह अभी भी बहुत कम लोग बाहर थे। ये देखने के बाद कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसने अपने धनुष से आकाश की ओर निशाना साधा और चांदनी धनुष में अपना मन डालना शुरू कर दिया। जैसे ही इवान ने धनुष को आकाश की ओर निशाना साधा और उसमें अपना मन डालना शुरू किया, प्राचीन चांद की लकड़ी से बना फ्रेम या धनुष एक हल्की चमकीली रोशनी से चमकने लगा और उसी समय धनुष में एक दूधिया सफ़ेद मंतीर बनना शुरू हो गया। इवान ने उस तीर को देखा जो बन रहा था और जब उसे लगा कि उसने पर्याप्त मन डाल दिया है तो उसने धनुष की डोरी छोड़ दी और दूधिया सफ़ेद तीर को आकाश में फेंक दिया। तीर सफ़ेद रोशनी की एक लकीर में बदल गया और आकाश में गायब हो गया, जिससे उसके रास्ते में आने वाले कुछ बादल दूर हो गए। तीर की गति देखकर इवान ने अपना सिर हिलाया और चांदनी से जगमगाता धनुष हटाने ही वाला था कि उसे कुछ सूझा। अभी अभी मैंने तीर बनाने के लिए कच्चे मन का इस्तेमाल किया। हालांकि यह काफ़ी तेज था, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन चूंकि मैं कच्चे मन का तीर बना सकता हूं, इसलिए मुझे हवा के हेरफेर का उपयोग करके पवन मन का तीर बनाने में सक्षम होना चाहिए, है न? इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा और अपने धनुष को एक बार फिर आकाश की ओर निशाना लगाया। धनुष को निशाना बनाने के बाद उसने पिछली बार की तरह तुरंत अपना मन नहीं डाला। इसके बजाय उसने पहले अपने वायु हेरफेर कौशल को सक्रिय किया। कौशल को सक्रिय करने के बाद उसने अपने आसपास की हवा को इकट्ठा किया और अपने मन को उस हवा में डाला जिसे वह वायु हेरफेर से नियंत्रित कर रहा था। हवा में अपना मान डालने के बाद उसने उसे नियंत्रित किया और धनुष में डाल दिया। जैसे ही उसने हवा में भरे मान को धनुष में डाला, धनुष में एक हरा तीर बनना शुरू हो गया। ये देखकर कि यह पिछले दूधिया सफ़ेद तीर के बजाय एक हरा तीर था, उसके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव दिखाई दिया। तीर पूरी तरह से बनने के बाद उसने उसे एक बार फिर आसमान की ओर फेंका। तीर हरे प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और नीले आकाश में गायब हो गया। चूंकि कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा था, इसलिए इवान दो तीरों के बीच शक्ति के अंतर का अनुमान नहीं लगा पाया, लेकिन उसे यकीन था कि तत्वों से बने तीरों में गैर तत्व तीरों की तुलना में अधिक शक्ति होगी। अगर मुझे आग बनाने या प्रकाश बनाने जैसे अन्य कौशल मिल जाएं, तो मैं उन तत्वों के तीर भी बना पाऊंगा, इवान ने कहा और चांदनी धनुष को दूर रख दिया। चूंकि अभी भी दिन था, इसलिए धनुष के उपचार या कमजोर होने के प्रभाव की जांच करने के लिए चांदनी नहीं थी। धनुष को दूर रखने के बाद इवान ने अपनी स्टोरेज रिंग में देखा और एक सुनहरे रंग की कौशल पुस्तक निकाली। पुस्तक के सामने के कवर पर एक बड़ी आंख जो एक बाज की आंख जैसी दिखती है, उकेरी गई थी। हॉकाई एक बढ़ी हुई धारणा कौशल है जो आपको असाधारण दृश्य तीक्ष्णता और अवलोकन क्षमता प्रदान करती है। इस कौशल से आपकी दृष्टि तेज हो जाती है, जिससे आप अपने आसपास के क्षेत्र के 5 किलोमीटर के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हॉकाई कौशल आपकी समग्र धारणा को भी बढ़ाता है, जिससे आप सूक्ष्म ध्वनियों, गंधों और अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहचान सकते हैं। हालांकि इस कौशल का अत्यधिक उपयोग आपकी मानसिक और दृश्य प्रसंस्करण क्षमताओं पर दबाव डाल सकता है। इवान ने चांदनी धनुष खरीदने का फैसला करने का एक और कारण ये कौशल था। इस कौशल की मदद से वह अपने दुश्मन को लंबी दूरी से देख पाएगा और उसे खत्म करने के लिए चांदनी धनुष का उपयोग कर सकता है। चूंकि मेरे पास पहले से ही नाइट विशन है, इसलिए मुझे इस कौशल का अंधेरे में उपयोग न कर पाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग अंधेरे में नहीं देख सकते, उनके लिए रात में इस कौशल का उपयोग करना काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि उनका मोनाक कोर उन्हें नाइट विशन प्रदान करता है, इसलिए ये कौशल उनके लिए एकदम सही है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछली बार कौशल पुस्तक का उपयोग किया था, इवान ने इसे अपने हाथ में लिया और उसमें अपना मैना डालना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने पुस्तक में मैना डालना शुरू किया, इसका सुनहरा रंग का कवच चमक उठा। धीरे धीरे पुस्तकें सुनहरी रोशनी के कणों में बदल गईं और उनके शरीर द्वारा अवशोषित कर ली गईं। ठीक वैसे ही जैसे जब उन्होंने समय फैलाव कौशल सीखा था, इवान ने सुनहरी रोशनी के कणों को अवशोषित करने के बाद अपने शरीर के अंदर एक अजीब ऊर्जा का संचार महसूस किया। कुछ सेकंड के बाद उनके अंदर घूम रही ऊर्जा गायब होने लगी। आपने हॉकाई कौशल सीखा है। जब ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई तो उनके सामने एक सूचना दिखाई दी। इवान ने नोटिफिकेशन देखा और थोड़ा मुस्कुराया। अगर मैं किसी को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए एक ही समय में टेम्पोरल वेलोसिटी और हॉकाई का इस्तेमाल करता हूं तो यह एक ईश्वरीय संयोजन होगा। इवान ने कहा कि उसे लगा कि अब वह पहले से ज़्यादा ताकतवर है, हालांकि उसका रैंक अभी भी वही है। हुनर सीखने के बाद उसने तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं किया और सबसे पहले एक बार फिर से विस्परिंग इयरिंग निकाली।
उसने विस्परिंग अर्निंग को इसके नुकसानों के बावजूद इसलिए खरीदा क्योंकि हॉकआई के अतिरिक्त प्रभाव थे। दृष्टि के अलावा ये हुनर श्रवण और गंध इंद्रियों को भी बढ़ाता है। चूंकि यह एक हुनर है, न कि एक कलाकृति, इसलिए वह इसकी मदद से अपनी श्रवण इंद्रियों को नियंत्रित कर सकेगा। वह बेकार की आवाज़ों को फिल्टर करने के लिए विस्परिंग ईयरिंग पहनने के बाद हॉकआई हुनर की मदद से अपनी श्रवण इंद्रियों को नियंत्रित करने के बारे में सोच रहा था। ईयरिंग निकालने के बाद उसने एक बार फिर से इसे पहन लिया। मेरे पिता टैक्सी ड्राइवर हैं जो अक्सर इस उपन्यास में दिखाई देते हैं, इसलिए मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करना। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पिता टैक्सी ड्राइवर हैं? मेरे पिता कप नूडल की दुकान के मालिक हैं जहां मुख्य पात्र अक्सर जाता है। पिछली बार की तरह उसने झुमका पहनने के बाद बेकार की बातें सुननी शुरू कर दीं। लेकिन इवान ने उन सभी आवाज़ों को अनदेखा कर दिया जो वह सुन रहा था और अपनी श्रवण इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाज की आंख को सक्रिय कर दिया। तुम कमीने लेखक, मुझे उपन्यास में कब भूमिका दोगे? मैं ये पता लगाने जा रहा हूं कि यह लेखक कहाँ रहता है और उपन्यास में मुझे कोई भूमिका न देने के लिए उसकी तीसरी टांग तोड़ दूंगा। जैसे ही उसने कौशल को सक्रिय किया, उसे और भी बेकार की बातें सुनने लगी क्योंकि वह कौशल को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जब इवान ने सभी लोगों द्वारा कही जा रही अजीबोगरीब बातों को सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन उसने फिर भी कौशल को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से इवान को बाज की आंख के कौशल की बेहतर समझ प्राप्त होने लगी और 2 घंटे के अभ्यास के बाद वह अंततः उन बेकार ध्वनियों को फिल्टर करने में सक्षम हो गया जो वह सुन रहा था। अध्याय 313 वापस जाना। आखिरकार अब कोई बेकार की आवाज़ नहीं, इवान ने अपने मंदिरों को रगड़ते हुए कहा। कौशल को ठीक से नियंत्रित करने और बेकार की आवाज़ों को रोकने में उसे 2 घंटे लगे जो वह इस समय सुन रहा था। बेशक वह इन बेकार की आवाज़ों को केवल अपने बाज की आंख के कौशल का उपयोग करके ही रोक सकता है, लेकिन वह इससे संतुष्ट था। ये पुष्टि करने के बाद कि वह अब बेकार की आवाज़ों को रोक सकता है, इवान ने फुसफुसाती हुई बाली उतार दी और बाज की आंख के कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। अरे, मुझे नहीं पता कि यह व्यक्ति कौन है जिसने इतने लोगों को नाराज़ किया, लेकिन सचमुच हर व्यक्ति जिसे मैंने अभी सुना किसी न किसी कारण से उसे कोस रहा था। इवान ने उस व्यक्ति के लिए खेद महसूस करते हुए कहा जिसे इन लोगों द्वारा कोसा जा रहा था। भाई, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो या तुमने क्या किया, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा, इवान ने कहा और एक बार फिर अपने बिस्तर पर बैठ गया। बैठने के बाद उसने अपनी स्टोरेज रिंग से 4 बोतलें निकालीं। 4 बोतलों में से 2 गहरे नीले रंग के तरल से भरी हुई थीं। वे पूर्ण मैना रिकवरी पोशन की बोतलें थीं। पूर्ण मैना रिकवरी पोशन, इस पोशन का सेवन करने से उपयोगकर्ता का 100% मैना ठीक हो जाएगा। इस पोशन का इस्तेमाल हर 5 घंटे में एक बार ही किया जा सकता है। तीसरी बोतल चमकीले हरे रंग के तरल से भरी हुई थी। यह एक ऊर्जा शीशी थी। ऊर्जा शीशी, ये पोशन उपयोगकर्ता को ऊर्जा और सहनशक्ति का विस्फोट प्रदान करता है, अस्थायी रूप से थकान को दूर करता है और शारीरिक और मानसिक प्रदर्शन को बढ़ाता है। आखिरी बोतल गहरे लाल रंग के तरल से भरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खून भरा हो। ये बैटल फ्यूरी ड्राफ्ट था। बैटल फ्यूरी ड्राफ्ट, इस पोशन को पीने पर उपयोगकर्ता अपनी आदिम प्रवृत्ति को महसूस करता है, बेकाबू क्रोध और एड्रेनालाइन की वृद्धि का अनुभव करता है। उनकी ताकत, गति और युद्ध कौशल सीमित समय के लिए बहुत बढ़ जाते हैं। पोशन का प्रभाव समाप्त होने के बाद उपयोगकर्ता कमज़ोर अवस्था में आ जाएगा। औषधियों के बाद उसने अपने स्टोरेज रिंग से 3 तीर निकाले। एक तीर बैंगनी रंग का था, एक नारंगी रंग का था और आखिरी तीर काले रंग का था। वे तत्वीय तीर थे जो उसने अपने चांदनी धनुष के लिए खरीदे थे। प्रत्येक तीर की कीमत उसे 800 योग्यता अंक थी। इन सभी वस्तुओं के साथ उसने कुल 2,42,400 योग्यता अंक खर्च किए। उसके पास 2,37,445 अंक थे, लेकिन जब उसने एक बार में 2 लाख से अधिक अंक खर्च किए तो उसे 5,000 अंकों की छूट मिली, जिसकी वजह से वह एक ऊर्जा शीशी खरीदने में सक्षम था जिसे वह पहले खरीदने की योजना नहीं बना रहा था। जहां तक शेष 45 अंकों की बात है, उसने उनका उपयोग 45F रैंक कोर खरीदने के लिए किया जो उसके स्टोरेज रिंग के अंदर थे। उसने जो कुछ भी खरीदा था उसे देखने के बाद इवान संतुष्टि में अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने अपना चांदनी धनुष, फुसफुसाती बाली, तीर और औषधियों को अपने छाया भंडारण में रख दिया। मेरा प्राइम कोर 5 या 6 दिनों में ठीक हो जाएगा। एक बार जब मैं अपने कोर की रैंक बढ़ा लूंगा तो मैं उस बिच ओलिविया से निपट पाऊंगा, भले ही वह डार्क गिल्ड के लिए काम कर रही हो। इवान ने बड़बड़ाते हुए अपना शरीर फैलाया। अगले दिन वह एडवर्ड और अन्य लोगों के साथ अंतिम संस्कार में गया। जब उसने अकादमी के छात्रों और शिक्षकों को देखा तो उसने देखा कि कुछ छात्र गायब थे। उसने ये भी देखा कि एडवर्ड सहित सभी शिक्षक भी घायल थे। जब उसने लापता छात्रों के बारे में पूछा तो एडवर्ड ने उसे बताया कि उनके साथ आए 6 छात्र राक्षस ज्वार के दौरान मर गए। जब इवान ने उनकी मौत के बारे में सुना तो वह हैरान नहीं हुआ।
राक्षस ज्वार के दौरान कई लोग मारे गए और उसे पहले से ही उम्मीद थी कि एस्ट्रेट अकादमी से आए कुछ छात्र भी वहां मर जाएंगे। अंतिम संस्कार के दौरान इवान ने अमांडा और डेमियन को भी देखा। डेमियन के पास अभी भी एक हाथ नहीं था जो उसने राक्षस ज्वार के दौरान खो दिया था। इवान ने जब ये देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि किसी उच्च श्रेणी के चिकित्सक की मदद से खोए हुए अंग को फिर से उगाना मुश्किल नहीं है, इसलिए वह सोच रहा था कि डेमियन का हाथ अभी भी क्यों नहीं है। अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बहुत गमगीन था। इवान ने कई लोगों को देखा जो अपने प्रियजनों को खोने के कारण रो रहे थे। डार्क गिल्ड के हमले के बाद इवान ने रो रहे सभी लोगों को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। राक्षस ज्वार के दौरान मरने वाले शिकारियों के अंतिम संस्कार के अलावा ये डार्क गिल्ड के हमले के कारण मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार भी था। इवान ने रो रहे सभी लोगों को देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, इसलिए वह नहीं जानता था कि वहां रो रहे सभी लोगों को देखकर कैसे प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वह किसी प्रियजन को खोने के उनके दर्द को भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। अंतिम संस्कार के अंत में एडवर्ड ने इवान और अन्य छात्रों से कहा, हम कल सुबह निकलेंगे, तैयार रहना। इवान भी वहां से चला गया और होटल वापस जाने का फैसला किया। वापस जाते समय संयोग से उसकी मुलाकात सोफी और क्लियर स्काई अकादमी के कुछ अन्य छात्रों से हुई। जब इवान ने क्लियर स्काई अकादमी के अन्य छात्रों को देखा तो उसने पाया कि उनमें से अधिकांश एस्ट्रेट अकादमी के छात्रों की तरह या तो सी रैंक या सी जोड़ रैंक के थे। सोफी और अन्य छात्रों की तरह असामान्य कोई अन्य छात्र नहीं था जो बी या बी जोड़ रैंक के थे। जब इवान ने ये देखा तो उसने अपने अनुमान की पुष्टि की कि सोफी, कालेब, डेविड और मार्क ने अतीत में कुछ अच्छा पाया होगा जिससे उन्हें अपनी रैंक बढ़ाने में मदद मिली। ऐसा लगता है कि ऑल अकेडमी टूर्नामेंट के दौरान क्लियर स्काई अकेडमी का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र पहले से ही तय हो चुके हैं। इवान ने सोफी और अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद सोचा। उन्हें अलविदा कहने के बाद वह होटल लौट आया। मुझे एस्ट्रेट शहर लौटने के बाद लियोन से निपटना होगा, इवान ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा और बाकी दिन अपने कमरे में ही रहा। अगले दिन वह सुबह सुबह होटल से निकलकर एयरपोर्ट चला गया। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि एडवर्ड और दूसरे शिक्षक पहले से ही वहां मौजूद थे। सभी छात्र एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे उस विमान में सवार हो गए जिससे वे नेफ्लियम शहर आए थे। जब वे सभी बैठ गए तो विमान ने उड़ान भरी और एस्ट्रेट शहर की ओर उड़ गया। अध्याय 314 शापित भाग 1। लगभग 36 घंटे बाद विमान एस्ट्रेट शहर के हवाई अड्डे पर उतरा। जब इवान और दूसरे एस्ट्रेट शहर पहुंचे और हवाई अड्डे से निकले तो रात हो चुकी थी। एयरपोर्ट से निकलते समय इवान ने देखा कि एडवर्ड और दूसरे शिक्षक अभी भी राक्षस ज्वार के दौरान उच्च रैंकिंग वाले राक्षसों से लड़ने के कारण थोड़े घायल थे। इस बीच 6 छात्रों की मौत के कारण कुछ छात्र अभी भी उदास थे। जब वे आए बाहर निकलते ही अकादमी की एक बस पहले से ही हवाई अड्डे के बाहर उनका इंतजार कर रही थी। प्रोफेसर, मुझे कुछ और काम है, मैं खुद ही अकादमी वापस आ जाऊंगा, इवान ने एडवर्ड से कहा जब ज्यादातर लोग बस में चढ़ गए। एडवर्ड ने उसकी बात सुनकर बस अपना सिर हिलाया और बिना कुछ पूछे दूसरे छात्रों और शिक्षकों के साथ वहां से चला गया। वे पहले से ही एस्ट्रेट शहर में थे, इसलिए उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इवान अब क्या करने जा रहा है। जब इवान ने एडवर्ड और बाकी लोगों को जाते देखा तो उसने अपना फ़ोन निकाला और टेरी को कॉल किया। वह अब कहाँ है? उसने कॉल उठाने के बाद टेरी से पूछा। वह वेश्यालयों में से एक में घूम रहा है, मैं तुम्हें उसका स्थान भेज दूंगा, टेरी ने कहा और कॉल समाप्त कर दी। जल्द ही इवान का फ़ोन बजा और उसने देखा कि टेरी ने उसे एक स्थान भेजा है। स्थान देखने के बाद उसने एक टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से उसे उस स्थान पर लाने के लिए कहा जहां टेरी ने उसे भेजा था। जब टैक्सी ड्राइवर ने वह स्थान देखा जहां इवान जाना चाहता था तो उसने उसे एक जानकार मुस्कान दिखाई। इवान जानता था कि टैक्सी ड्राइवर क्यों इस तरह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने उसे सही करने की जहमत नहीं उठाई। लगभग 50 मिनट बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंच गया और बिल का भुगतान करने के बाद टैक्सी से उतर गया। टैक्सी से उतरने के बाद जब उसने अपने चारों ओर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने की सड़क पर बहुत ज़्यादा रोशनी की गई थी और बार, क्लब और इसी तरह की दूसरी चीज़ों से जुड़ी दुकानें भरी हुई थीं। वहां पहुंचने के बाद उसने एक बार फिर टेरी को फ़ोन किया और उसे बताया कि वह उस स्थान पर पहुंच गया है। 3 मिनट बाद उसने टेरी को सड़क के अंदर से अपनी ओर आते देखा। बॉस, आप यहाँ हैं, टेरी ने इवान के सामने आने के बाद कहा। इवान ने अपना सिर हिलाया और उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। वह यहाँ इसलिए आया क्योंकि वह लियोन से निपटना चाहता था। जब विमान एस्टार्ट सिटी हवाई अड्डे पर उतरने वाला था तो उसने टेरी को संदेश भेजकर लियोन के स्थान के बारे में पूछा। जब टेरी ने पुष्टि की कि लियोन अकादमी में नहीं है तो इवान ने इसमें देरी नहीं की और उसका ख्याल रखने का फैसला किया। वह ये भी जानना चाहता था कि वह ओलिविया से क्यों मिला और क्या वह डार्क गिल्ड से संबंधित है, और जो लोग घूम रहे थे उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। इवान ने उन्हें अनदेखा किया और इमारत के नाम को देखा क्योंकि जल्द ही टेरी उसे एक आलीशान दिखने वाली इमारत के सामने ले आया।
इमारत के बाहर खुले कपड़ों में कई लड़कियां थीं और जो लोग घूम रहे थे उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रही थीं। इवान ने उन्हें अनदेखा किया और इमारत के नाम को देखा क्योंकि यह बहुत अजीब था। चलो साथ में स्वर्ग चलते हैं। क्या ये वेश्यालय है? इवान ने इसका नाम देखने के बाद टेरी से पूछा। हाँ, टेरी ने इवान की बात सुनकर कहा और आश्चर्य जताया कि उसने ऐसा स्पष्ट प्रश्न क्यों पूछा। इवान इस स्थान का नाम रखने वाले व्यक्ति के नामकरण की भावना पर टिप्पणी करना चाहता था, लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि अगर वह इस व्यक्ति के नामकरण की भावना पर टिप्पणी करता है तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने फिलहाल नाम को अनदेखा करने का फैसला किया। बस मुझे उस आदमी के पास ले चलो, इवान ने कहा और अचानक उस जगह से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। बॉस, टेरी चौंक गया जब इवान अचानक गायब हो गया और अपने चारों ओर देखने लगा। बस रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा। अचानक टेरी ने इवान की आवाज़ सुनी, लेकिन वह अभी भी उसे देख नहीं पाया। यह आदमी किस तरह का डी-जोड़ रैंक का शिकारी है? टेरी ने इवान की आवाज़ सुनकर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया और आखिरकार उसे समझ में आ गया कि वह एक ऐसे कौशल का उपयोग कर रहा था जो उसे अदृश्य बना सकता है। उसे अभी भी याद है कि कैसे इवान ने नेक्रोस को बुलाया था जो एक डी-जोड़ रैंक का राक्षस था। बस इस तथ्य के बारे में सोचते हुए कि एक डी-जोड़ रैंक के शिकारी के पास ऐसा असामान्य कौशल है, एक सेकंड के लिए उसका दिमाग चक्कर खा गया। तुम क्यों नहीं चल रहे हो? टेरी अपने विचारों से बाहर आया जब उसने एक बार फिर इवान की आवाज़ सुनी और वेश्यालय की ओर चलना शुरू कर दिया। जब टेरी वेश्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहां खड़ी लड़कियों ने अपने चेहरे पर आकर्षक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। टेरी ने भी उन्हें देखकर मुस्कुराया और अंदर प्रवेश किया। इवान भी अपने शैडो वॉक कौशल के अदृश्यता प्रभाव का उपयोग करते हुए उसका पीछा करता रहा। वेश्यालय के अंदर का माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा आप वेश्यालय से उम्मीद करते हैं। टेरी ने सीढ़ियों की ओर चलने से पहले थोड़ा इधर उधर देखा जो ऊपर की ओर जाती थीं। सीढ़ियों का उपयोग करते हुए वह वेश्यालय की तीसरी मंजिल पर आया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा जो वेश्यालय की चौथी मंजिल की ओर जाती थीं। लेकिन अन्य मंजिलों के विपरीत चौथी मंजिल की सीढ़ियों पर 2 सी रैंक के शिकारी पहरा दे रहे थे। टेरी के पीछे चल रहे इवान ने भी एक बोर्ड देखा जिस पर केवल वीआईपी लिखा था। गार्ड के सामने आने के बाद टेरी ने उन्हें एक कार्ड दिखाया। कार्ड देखने के बाद दोनों गार्ड एक तरफ हट गए और टेरी को चौथी मंजिल पर जाने दिया। इवान उसके पीछे गया और दोनों गार्ड उसे पहचान नहीं पाए। जब वह चौथी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई कमरे थे और उनमें से अधिकांश बंद थे। टेरी एक कमरे की ओर चला गया और उसके सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद उसने चारों ओर देखते हुए कहा, बॉस। क्योंकि इवान शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल कर रहा था इसलिए वह उसे महसूस नहीं कर पा रहा था। क्या वह अंदर है? टेरी ने इवान की आवाज़ सुनी और अपना सिर हिलाया। तुम अभी वापस जा सकते हो, इवान ने लियोन के कमरे की पुष्टि करने के बाद टेरी से कहा। इवान की बात सुनकर टेरी बिना कुछ पूछे तुरंत वहां से चला गया। अब मुझे इस आदमी से कैसे निपटना चाहिए? टेरी के जाने के बाद बंद दरवाजे की ओर देखते हुए इवान ने बुदबुदाया। जैसे ही इवान जोर से दरवाजा खोलने के बारे में सोच रहा था उसने अंदर से कदमों की आवाज़ सुनी। खटखट। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और गुलाबी चेहरे वाली एक लड़की कमरे से बाहर आई जिसने सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। लड़की उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाए और कमरे से बाहर आने के बाद वहां से चली गई। इवान ने बाहर आई लड़की को अनदेखा किया और चेहरे पर मुस्कान के साथ अब खुले दरवाजे को देखा। लियोन की गोपनीयता की परवाह किए बिना वह कमरे के अंदर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। जब वह अंदर आया तो उसने देखा कि लियोन अपने कपड़े पहन रहा था। चूंकि लियोन सिर्फ बी रैंक का शिकारी था इसलिए वह भी उसकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाया। इवान शैडो वॉक के अदृश्य प्रभाव का उपयोग करते हुए उसकी ओर बढ़ा और उसे बेहोश करने के लिए उसके सिर के पिछले हिस्से पर कराटे का वार किया जैसा उसने फिल्मों में देखा था। लेकिन कराटे चॉप प्राप्त करने के बाद बेहोश होने के बजाय लियोन प्रभाव के कारण जमीन पर गिर गया और सतर्क नज़र से चारों ओर देखने लगा। इवान दंग रह गया जब उसने देखा कि कराटे चॉप प्राप्त करने के बाद भी लियोन अभी भी होश में था। उसने कमरे में चारों ओर देखा और एक छोटी लोहे की मूर्ति उठाई। मूर्ति को पकड़ने के बाद वह लियोन के सामने आया जो खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर अभी किए गए व्यायाम के कारण कांप रहे थे। ये पर्याप्त होना चाहिए, है न? इवान ने सोचा और बिना किसी सहानुभूति के लियोन के सिर को लोहे की मूर्ति से कुचल दिया। भाड़ में जाओ। लेकिन एक बार फिर लियोन ने स्क्रिप्ट के अनुसार काम नहीं किया और बेहोश होने के बजाय जोर से गाली दी। उसके सिर से खून बहने लगा और जल्द ही उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया। अरे, मैं फिर कभी वास्तविक जीवन में फिल्मों की तरकीबें नहीं आजमाने वाला, इवान ने सोचा और जब लियोन अपना सिर कुचलने के बाद भी बेहोश नहीं हुआ तो उसने अपना सिर हिलाया। अचानक इवान ने लियोन के शरीर से मानस में उतार चढ़ाव महसूस किया। वह तेजी से आगे बढ़ा और लियोन के कोई कौशल इस्तेमाल करने से पहले ही उसने सीधे उस अंग पर लात मारी जिसे लियोन ने व्यायाम के लिए इस्तेमाल किया था।
लियोन के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं पाया क्योंकि कमरा स्पष्ट कारणों से ध्वनिरोधी था। उसी समय लियोन के शरीर से निकलने वाले मानस के उतार चढ़ाव पूरी तरह से बंद हो गए क्योंकि उसे अभी अभी झटका लगा था। मैं उससे पूछताछ करने के लिए उसे कहीं और ले जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये जगह भी बुरी नहीं है। इवान ने सोचा और अपनी शैडो वॉक स्किल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन जब उसने शैडो वॉक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तब भी लियोन ने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह दर्द में ज़मीन पर लौटने में बहुत व्यस्त था। इवान ने उससे कुछ नहीं कहा और कमरे में मौजूद कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। लगभग 3 मिनट के बाद लियोन ने आखिरकार अपने आंसू, नाक के बलगम और खून से सने चेहरे को उठाया और इवान की दिशा में देखा। जब इवान ने देखा कि लियोन ने आखिरकार उसकी ओर देखा तो उसने अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। तुम अंडरस्को। लियोन इवान को देखकर दंग रह गया और उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इवान ही उसे इस दौरान पीट रहा था। उसकी नज़र में इवान सिर्फ एक डी-जोर रैंक का शिकारी था जिसे वह जब चाहे मार सकता था, इसलिए ये देखने के बाद कि वह उसके साथ कैसे खेलता है, उसके दिल में गुस्सा उमड़ने लगा। कमीने, मैं जा रहा हूँ अंडरस्को। लियोन अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक काली गोली उसकी बाईं आंख से कुछ इंच की दूरी पर आकर रुकी। मुझे तुम्हारी खोखली धमकियों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें बिना अपनी उंगली उठाए भी मार सकता हूँ। इसलिए अगर तुम और ज़्यादा तकलीफ नहीं सहना चाहते हो तो बस मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। इवान ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर अपनी उंगली थपथपाते हुए कहा। जब लियोन ने देखा कि गोली उसकी आंख के कितने करीब है तो उसने अपनी लार निगल ली और विनम्रता से अपना सिर हिलाया। हालांकि वह गुस्से में था, लेकिन उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो कुछ भी करने से पहले ही वह अपनी एक आंख खो सकता है। अच्छा, इवान मुस्कुराया जब उसने लियोन को अपना सिर हिलाते हुए देखा। तो मिस्टर लियोन, मुझे बताओ कि तुम 3 दिन पहले ओलिविया से क्यों मिले थे? इवान ने बिना किसी बात को घुमाए फिराए वह मुख्य बात पूछी जो वह जानना चाहता था। इवान की बात सुनकर लियोन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन तुरंत ही वह सामान्य हो गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन इवान ने उस बदलाव को नहीं देखा क्योंकि वह सवाल पूछते समय अपने चेहरे पर पूरा ध्यान दे रहा था। तुम क्या कर रहे हो अंडरस्को? और वैसे मुझे पहले से ही पता है कि तुम डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहे हो, इसलिए मेरे सामने नाटक करने का कोई मतलब नहीं है। लियोन के बोलने से पहले ही इवान ने एक बार फिर कहा। इस बार लियोन अपने हाव भाव पर काबू नहीं रख पाया और हैरान चेहरे से इवान की ओर देखने लगा। तुम्हें कैसे पता चला? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा क्योंकि वह जानता था कि अगर इवान ने एसोसिएशन को बता दिया कि वह डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहा है तो वह उनसे बच नहीं पाएगा। उसे सुनकर इवान बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अचानक लियोन के सामने आग का गोला बनने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह इवान पर इसका इस्तेमाल कर पाता उसके दिमाग पर एक शक्तिशाली दबाव पड़ने लगा जिससे वह दर्द से चीख उठा। क्रैक! लियोन को अपने दिमाग को दबाने के कौशल का इस्तेमाल करने से रोकने के बाद इवान ने उसके एक पैर को कुचल दिया। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम यहाँ से भाग सकते हो तो तुम बस सपना देख रहे हो, इवान ने कहा और एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने एक बार फिर कुछ भी अजीब करने की कोशिश की तो तुम्हें यातना के लंबे सत्र का सामना करना पड़ेगा। लियोन ने अपने टूटे हुए पैर को पकड़ा और इवान को घृणा और निराशा से भरी नज़र से देखा। वह एक बार फिर उस पर हमला करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन गोली को देखने के बाद उसने हार मान ली जो लगभग उसकी बाईं आंख को छू रही थी, और उसे वह बताने का फैसला किया जो वह जानना चाहता था। मैं ओलिविया से मिलने गया था क्योंकि अंडरस्को, लियोन ने कहा और उसे बताने ही वाला था कि वह ओलिविया से मिलने क्यों गया था, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया लियोन के चेहरे पर कुछ बैंगनी रेखाएं दिखाई देने लगीं। इवान ने जब ये देखा तो वह उठ खड़ा हुआ और उसने देखा कि लियोन की आंखें भी लाल हो गई थीं। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। आखिर क्या हो रहा है? इवान ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ सोचा। वह लियोन की ओर चला गया और देखना चाहता था कि क्या वह जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है उसे रोक सकता है, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंचा लियोन की जीवन आभा पूरी तरह से गायब हो गई। इवान ने भौहें सिकुड़ी और लियोन के ठंडे शरीर को ध्यान से देखा। उसे क्या हुआ? इवान ने लियोन की अचानक मौत के बारे में उलझन में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर बैंगनी रेखाएं अभी भी मौजूद थीं और समय बीतने के साथ साथ गहरी होती जा रही थीं। जल्द ही इवान ने देखा कि लियोन के मुंह, आंखों, नाक और कान से खून निकलने लगा है। क्या उसे जहर दिया गया था? इवान ने सोचा और एलिसिया को बुलाया। एलिसिया, उस पर अपना उपचार मंत्र चलाओ और देखो कि क्या तुम इस जहर को हटा सकती हो। हालांकि लियोन पहले ही मर चुका था, इवान देखना चाहता था कि क्या वह जहर से मरा था या किसी और कारण से। लेकिन जब एलिसिया ने लियोन के शरीर को देखा तो उसने तुरंत अपना उपचार मंत्र नहीं चलाया, बल्कि इवान से कुछ अप्रत्याशित कहा। मास्टर, ये जहर नहीं बल्कि अभिशाप है।
इवान जो बैंगनी रेखाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, एलिसिया की बात सुनकर दंग रह गया। वह जानता था कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास अभिशाप से संबंधित कौशल हैं, लेकिन ये पहली बार था जब वह ये देख रहा था। क्या तुम जानते हो कि यह किस तरह का अभिशाप है? मुझे लगता है कि यह प्रतिबंध प्रकार का अभिशाप था जो तब सक्रिय होता था जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करने की कोशिश करता था जो उस व्यक्ति द्वारा निषिद्ध था जिसने उस पर अभिशाप लगाया था, एलिसिया ने उसे सुनने के बाद कहा। जब इवान ने उसे सुना तो उसकी आंखों में समझ की रोशनी दिखाई दी। वह मर गया, ठीक उसी समय जब वह मुझे बताने वाला था कि वह उस दिन ओलिविया से क्यों मिला था। क्या इसका मतलब यह है कि वह वही थी जिसने उस पर अभिशाप लगाया था? इवान ने बैंगनी रेखाओं को देखते हुए सोचा जो अब लियोन के पूरे चेहरे को ढक रही थीं। अगर पहले मैं सिर्फ संदिग्ध था तो अब मुझे यकीन है कि उस कुतिया के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है, इवान ने सोचा और मुस्कुराया। वह सोच रही होगी कि लियोन के बारे में कोई कुछ नहीं जान पाएगा क्योंकि उसने उस पर यह घातक अभिशाप लगाया है, इवान ने कहा और उसके सम्राट कोर के अंदर छाया ऊर्जा मंथन करने लगी। लेकिन उसके लिए बहुत बुरा हुआ। उसकी कुछ छाया ऊर्जा लियोन के शरीर के अंदर घुस गई और वह हिलने लगा। मृत लोग मुझे जीवित लोगों की तुलना में अधिक आसानी से जानकारी दे सकते हैं। इवान ने देखा कि एक छाया मरे हुए व्यक्ति जो लियोन के समान ही दिख रहा था, उसके सामने खड़ा हो गया। अपनी छाया पुनरुत्थान कौशल को सफल होते देख इवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओह, ठीक है, अचानक इवान ने कुछ सोचा और एलिसिया की ओर देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि यह जहर नहीं बल्कि एक अभिशाप था? इवान की बात सुनकर एलिसिया ने भ्रमित तरीके से अपना सिर झुकाया। उसकी भ्रमित नज़र देखकर इवान ने बस अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं पूछा। छाया मरे हुए व्यक्ति बनने के बाद एलिसिया की यादें धुंधली हो गई थीं और उसे अपने बारे में सब कुछ याद नहीं था। चूंकि उसे नहीं पता था कि उसे अभिशापों के बारे में क्यों जानकारी है, इवान ने अनुमान लगाया कि यह उसकी खोई हुई यादों के कारण हो सकता है। इवान ने एलिसिया को अपने छाया भंडार में वापस बुलाया और लियोन की छाया मरे हुए व्यक्ति को देखा। क्या तुम्हें वह सब याद है जो तुम्हारे मरने से पहले हुआ था? इवान ने लियोन की छाया मरे से पूछा क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी ऐसे छाया मरे से सवाल पूछने जा रहा था जो उसकी सहेजी गई छाया नहीं है। हाँ मास्टर, लियोन की छाया मरे ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। ये देखकर कि वह किसी ऐसे छाया मरे से जानकारी प्राप्त कर सकता है जो उसकी सहेजी गई छाया नहीं है, इवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे बताओ, तुम ओलिविया से क्यों मिले? अपना समय बर्बाद किए बिना इवान ने सीधे मुख्य सवाल पूछा। ये डार्क गिल्ड के उच्च अधिकारियों का आदेश था, छाया लियोन ने इवान का सवाल सुनकर कहा। उन्होंने मुझे एक अजीब बॉक्स भेजा और मुझे इसे ओलिविया तक पहुंचाने के लिए कहा। इवान ने लियोन की बात सुनकर भौहें उठाईं और उससे पूछा कि बॉक्स के अंदर क्या है। वह बॉक्स सीलबंद था और उन्होंने मुझे इसे न खोलने के लिए कहा था, इसलिए मुझे नहीं पता कि अंदर क्या था, छाया लियोन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। लियोन की बात सुनकर इवान गहरी सोच में पड़ गया। हालांकि उसे उससे कोई खास जानकारी नहीं मिली थी, इवान को अब यकीन हो गया था कि ओलिविया किसी तरह डार्क गिल्ड से जुड़ी हुई है। उन्होंने तुम्हें ओलिविया को बॉक्स देने के लिए कहा था, क्या वे ही थे जिन्होंने ओलिविया से तुम्हारी मुलाकात तय की थी? क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि वह कुतिया किसी कारण से पुरुषों से नफरत करती है और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे तुमसे मिलने के लिए राजी कर पाओगे, इवान ने कुछ देर तक सारी बातें सोचने के बाद पूछा। इवान की बात सुनकर शैडो लियोन ने सिर हिलाकर पुष्टि की कि यह वास्तव में डार्क गिल्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा ही मीटिंग आयोजित की गई थी। शायद वे ओलिविया को डार्क गिल्ड में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा था जिसे डार्क गिल्ड ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसे भेजा था, इवान ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए सोचा। क्या आप जानते हैं कि डार्क गिल्ड और ओलिविया के बीच क्या संबंध है? इवान ने शैडो लियोन से पूछा। नहीं मास्टर, यह आदमी पूरी तरह से बेकार है, इवान लियोन की बात सुनकर सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या आप किसी और को जानते हैं जो डार्क गिल्ड से संबंधित है? नहीं मास्टर, आप डार्क गिल्ड में कैसे शामिल हुए? एक दिन मैं एक डंगॉन रेड के दौरान एक आदमी से मिला, उसी ने मुझे इसमें शामिल होने में मदद की थी, लियोन ने कहा। वह आदमी कौन था? इवान ने लियोन की बात सुनकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं उससे सिर्फ एक बार मिला था और जब से उसने मुझे डार्क गिल्ड में शामिल होने में मदद की है, तब से मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाया। लियोन की बात सुनकर इवान अवाक रह गया। यह आदमी निश्चित रूप से एक तोप का चारा है क्योंकि उसे डार्क गिल्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इवान ने सोचा और अंदर ही अंदर आह भरी। उसने लियोन से कुछ और सवाल पूछे और पहले की तरह ही उसे उससे कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली। तुम पूरी तरह से बेकार हो, तुम्हें पता है, इवान ने कहा और शैडो रिजरेक्शन स्किल को रद्द कर दिया। जब उसने शैडो रिजरेक्शन स्किल को रद्द किया तो उसके सामने मौजूद शैडो लियोन गायब हो गया। स्किल को रद्द करने के बाद वह खड़ा हो गया और लियोन के ठंडे शरीर पर एक आखिरी नज़र डालने के बाद वह वहां से दूर जाने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि उसने अभी जो गंदगी फैलाई है उसे साफ किया। इवान ने शैडो वॉक के अदृश्यता प्रभाव का इस्तेमाल किया और लियोन के कमरे से बाहर निकल गया।
जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, हालांकि लियोन एक पल पहले सुअर की तरह चिल्ला रहा था। वेश्यालय से नीचे जाते समय वह उस बक्से के बारे में सोच रहा था जिसका जिक्र लियोन ने पहले किया था। आखिर उस बक्से के अंदर ऐसा क्या था कि ओलिविया ने लियोन पर श्राप लगा दिया ताकि वह किसी से इस बारे में बात न कर सके। भले ही यह सिर्फ उसका अनुमान था, इवान को 90% यकीन था कि ओलिविया ने ही लियोन पर श्राप लगाया था, क्योंकि इस पूरे समय के दौरान टेरी लियोन पर नज़र रख रहा था और उसके अनुसार ओलिविया के अलावा लियोन इस पूरे समय के दौरान किसी और से नहीं मिला था। इवान जल्द ही चौथी मंजिल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया जहां 2 रैंक के शिकारी पहरेदारी कर रहे थे और पहले की तरह ही वे उसे पकड़ नहीं पाए। इवान ने भी कुछ नहीं किया और वहां से चला गया। जल्द ही वह वेश्यालय से बाहर आया और टेरी को कहीं नहीं देखा। क्या वह यहां से चला गया? इवान ने सोचा, क्योंकि उसने टेरी को उसका इंतजार करने के लिए नहीं कहा था। इधर उधर देखने पर जब उसे वह नहीं दिखा तो इवान ने पहले अकादमी में वापस जाने और बाद में उसे लियोन की मौत के बारे में बताने का फैसला किया। वह टेरी को लियोन की मौत के बारे में बताना चाहता था ताकि उसे पता चले कि अब उसे उस पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। वेश्यालय से बाहर आने के बाद इवान ने अपनी छाया चाल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और वहां से चलने लगा। लेकिन जाते समय इवान ने अचानक शोरगुल सुना और वेश्यालय से कुछ ही दूरी पर एक छोटी भीड़ इकट्ठी देखी। शोरगुल देखकर इवान वहां गया और देखा कि काले सूट में 2 आदमी एक आदमी को पीट रहे थे। पीटा जा रहा आदमी बी रैंक का था और उसका चेहरा इवान को अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। हाँ, इस कमीने की हड्डियां तोड़ दो। अगर वह उस कमीने को वहां नहीं लाता तो मैं अपना सब कुछ नहीं खो देता। इवान ने एक युवक की गुस्से से भरी चीख सुनी और जब उसने उस दिशा में देखा जहां से उसने चीख सुनी थी तो उसने स्टाइलिश कपड़ों में एक युवक को घमंडी नज़र से वहां खड़ा देखा। वह आदमी बीच बीच में चिल्ला रहा था और ऐसे खड़ा था जैसे उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लंड हो। आश्चर्यजनक रूप से इवान को लगा कि इस आदमी का चेहरा भी अजीब तरह से जाना पहचाना था। इवान ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा जिसे काले कपड़े पहने 2 आदमी पीट रहे थे और आखिरकार उसे टेरी के रूप में पहचान लिया। वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाया क्योंकि उस समय टेरी का चेहरा खून से लथपथ था और उसके कुछ दांत भी नहीं थे। टेरी को पहचानने के बाद उसे ज्यादा समय नहीं लगा और उसने उस घमंडी आदमी को भी पहचान लिया। वह जैक उर्फ यंग मास्टर था जिसे उसने एक्वाविले शहर से वापस आने के बाद लूटा था। वह जैक को तुरंत नहीं पहचान पाया क्योंकि पिछली बार जब वे मिले थे तो उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वह उसका चेहरा पूरी तरह से भूल गया था। तुम ही थे जिन्होंने मुझे उसका अपहरण करने के लिए कहा था। अगर उस आदमी ने उसके बाद तुम्हें धोखा दिया तो यह मेरी गलती नहीं थी, टेरी ने काले कपड़े पहने 2 आदमियों की लात से अपना चेहरा बचाने की कोशिश करते हुए कहा। चुप रहो, जैक ने टेरी की बात सुनकर चिल्लाया, और तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए कहा था, मालिश करने के लिए नहीं। जैक की बात सुनने के बाद दोनों लोगों ने टेरी को और भी ज्यादा बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। एवन को इस बेकार के तमाशे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन टेरी ने लियोन पर नज़र रखने में कितना बढ़िया काम किया था, ये याद करते हुए उसने इस बार उसकी मदद करने का फैसला किया। हाँ, उसके हाथ तोड़ दो। अरे, तुम उन्हें अभी रुकने के लिए क्यों नहीं कहते? जैक जो शो का आनंद ले रहा था, अचानक पीछे से एक आवाज़ सुनी और उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। वह जल्दी से पलटा और जब उसने इवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसका दिल लगभग सीने से बाहर निकल आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैक ने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। टेरी को पीट रहे 2 लोग भी तब रुक गए जब उन्होंने जैक के ठीक सामने किसी को खड़ा देखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन वह आदमी अभी मेरे लिए काम कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जो कर रहे हो उसे बंद कर दो, इवान ने टेरी की ओर इशारा करते हुए कहा। काले कपड़े पहने 2 लोगों ने टेरी को पीटना बंद कर दिया था और जैक के पास खड़े हो गए ताकि इवान उसके साथ कुछ न कर सके। इवान की बात सुनकर जैक एक पल के लिए झिझका, लेकिन जब उसने काले कपड़े पहने 2 लोगों को अपने पास खड़े देखा तो उसका आत्मविश्वास एक बार फिर बढ़ गया और एक युवा मास्टर की विशेषता, अपनी किस्मत को तब तक आजमाता है जब तक वह मर नहीं जाता, सक्रिय हो गई। मुझे परवाह नहीं है कि वह तुम्हारे लिए काम कर रहा है या नहीं। इसके अलावा अगर तुम उसके जैसी हालत में नहीं पहुंचना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम उस दिन मुझसे ली गई सारी चीज़ें वापस कर दो, नहीं तो। जैक ने हाथ से धमकी भरा इशारा करते हुए कहा। जैक की नज़र में भले ही इवान ताकतवर था और भी जोर रैंक के राक्षस को बुला सकता था, लेकिन वह एक ही समय में तीनों का ख्याल नहीं रख पाएगा। जैक की बात सुनकर इवान हंस पड़ा। जैक का व्यक्तित्व एक युवा मास्टर जैसा है, उसे पहले से ही पता था कि वह ऐसा कुछ कहेगा। इवान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने प्राइम कोर की स्थिति को देखा। पहले के विपरीत अब उसके प्राइम कोर पर बहुत कम दरारें बची थीं। बस 3 या 4 दिन और मैं अपने प्राइम कोर की रैंक बढ़ाने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने सोचा और अपनी आंखें खोली। उस समय भले ही उसका पिता जो ए रैंक का शिकारी है मेरे पीछे आ जाए, मैं उसे संभाल लूंगा।
इवान ये सोचकर थोड़ा मुस्कुराया कि वह जल्द ही अपनी रैंक बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा। लगता है कि इस बार मुझे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। लगता है इस बार मुझे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। इवन को उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए देखकर जैक ने अपमानित महसूस किया और युवा मास्टर का एक और गुण, अहंकारी, सक्रिय हो गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मुस्कुराने की? जैक ने सोचा और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा राक्षस तुम्हारी रक्षा कर पाएगा तो इस बार तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, जैक ने कहा। उसे लगा कि इवान को पिछली बार बुलाए गए राक्षस की वजह से इतना भरोसा था। चिंता मत करो, मुझे तुम जैसे बेकार आदमी से निपटने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इवान ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। ये देखकर कि इवान उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था, जैक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे पकड़ो, उसने काले कपड़े पहने दो आदमियों से कहा जो उसके बगल में खड़े थे। जैक का आदेश सुनकर दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के इवान की ओर बढ़े। आखिरकार उनकी नज़र में इवान सिर्फ एक कमज़ोर डी-जोर रैंक का शिकारी था। लेकिन जैसे ही काले कपड़े पहने दोनों आदमी इवान की ओर बढ़े, उनके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और उन्हें पहले कभी न देखी गई जानलेवा धमकी का एहसास हुआ। दोनों ने इवान के पास जाना बंद कर दिया और जल्दी से बगल की ओर कूद गए। जैसे ही वे बगल की ओर कूदे, जमीन से दो काली गोलियां निकलीं, जो बमुश्किल उन्हें छूकर निकल गईं। ये देखकर कि वे दोनों आयामी छाया गोली से बचने में सफल रहे, इवान ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि लोगों के लिए उसकी आयामी छाया गोली से बचना आसान नहीं है। लेकिन जल्द ही इवान मुस्कुराया और उन गोलियों को नियंत्रित किया जो अपने लक्ष्य से चूक गई थीं। दोनों लोगों को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि वे पहले की गोलियां कहाँ से आई थीं। इससे पहले कि वे उन गोलियों को देखते जो पहले उनसे चूक गई थीं, हवा में दिशा बदलकर एक बार फिर उनकी ओर आ गईं। गोलियों को अपनी ओर आते देख वे भी अपने कौशल का उपयोग करने वाले थे, लेकिन अचानक उन्हें एक बार फिर पिछली बार की तरह ही खतरे का एहसास हुआ। वे जल्दी से एक बार फिर से कूदना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कूद पाते, दो बर्फ की जंजीरें जमीन से निकलीं और उनके टखनों के चारों ओर लिपट गईं और उन्हें रोक दिया। वूश! जैसे ही बर्फ की जंजीरों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, पहले की तरह ही चार और गोलियां जमीन से निकलीं और उनके पैरों की एड़ियों को छेदती हुई निकल गईं। आह! दोनों आदमी दर्द से चिल्लाए और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, दो गोलियां जो एक पल पहले दिशा बदल चुकी थीं, उन तक पहुंचीं और उनके कंधों को छेदती हुई निकल गईं। लाल खून बह निकला और वे दोनों दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। भले ही ऐसा लग रहा हो कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये सब उस पल से 5 सेकंड से भी कम समय में हुआ जब जैक ने काले कपड़े पहने दोनों आदमियों से इवान को पकड़ने के लिए कहा। क्योंकि छाया की गोलियों ने उनके दोनों पैरों की एड़ियों को छेद दिया था, वे अब खड़े नहीं हो पा रहे थे और इवान ने उनके कंधों को भी घायल कर दिया। जैक ये देखकर दंग रह गया कि उसके दो अंगरक्षक इवान को छूने में भी सक्षम नहीं थे, इससे पहले कि वह उन्हें बेकार कर देता। टेरी भी अपना दांतविहीन मुंह खोले हुए सब कुछ देख रहा था। अब तक उसे भी यही लगता था कि इवान इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पास भी जोर रैंक का राक्षस है जिसे वह बुला सकता है, लेकिन ये देखने के बाद कि कैसे उसने अपने राक्षस को बुलाए बिना भी जोर रैंक के दोनों शिकारियों का ख्याल रखा, उसे समझ नहीं आया कि कैसे प्रतिक्रिया करनी है। जब उसने देखा कि दोनों काले कपड़े पहने लोग कुछ समय के लिए शो से बाहर हो गए हैं, तो इवान ने पलटकर जैक की तरफ देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब जैक ने वह मुस्कान देखी तो उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है और युवा मास्टर की एक और विशेषता, कमजोर को धमकाता है, ताकतवर से डरता है, सक्रिय हो गई। वह वहां से भागने के लिए एक कदम पीछे हट गया। भले ही वह बी रैंक का शिकारी था, लेकिन अपने दो अंगरक्षकों के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद उसने इवान के खिलाफ लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन इवान उसे जाने देने के मूड में नहीं था। उसने अपने पैर जमीन पर दबाए और टेम्पोरल वेलोसिटी का इस्तेमाल किया। धमाका! एक जोरदार धमाकेदार आवाज के साथ उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह तुरंत लियोन के सामने आ गया जो 30 मीटर दूर खड़ा था। टेम्पोरल वेलोसिटी का उपयोग करने के कारण इवान ने धीमी गति में देखा कि कैसे जैक के चेहरे पर धीरे धीरे बदलाव आया जब वह एक पल में उसके सामने आया। जैक खुद का बचाव करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपने किसी भी कौशल का उपयोग कर पाता, इवान ने उस पर माइंड सप्रेशन का इस्तेमाल किया। जैक जो अपने कौशल का उपयोग करने वाला था, उसके दिमाग पर भारी दबाव महसूस हुआ और एक पल के लिए उसका ध्यान भंग हो गया। जैसे ही उसने ध्यान भंग किया, इवान ने सीधे उसके सोलर पैप्लेक्स में एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे वह टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। जैक 30 मीटर दूर जा गिरा और खून की खांसी करने लगा, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। इवान ने उसे संभलने का समय नहीं दिया। अपनी उच्च चपलता का उपयोग करते हुए वह एक बार फिर जैक के सामने आया और उसके चेहरे पर लात मारकर उसे उड़ा दिया। कचा! जैक के दांत टूटने की आवाज़ गूंजी और उसकी नाक टूटी हुई थी और वह 10 मीटर दूर जा गिरा। अगले 3 मिनट तक इवान जैक को अलग अलग तरीकों से पीटता रहा। तुम अब घमंडी क्यों नहीं बन रहे हो? टेरी ने अपनी आंखें खोलकर सब कुछ देखा। हालांकि जैक को उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा पिटाई मिल रही थी,
लेकिन वह ये देखकर कांप उठा कि इवान जैक को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा था और उसे हर जगह उछाल रहा था। इवान से एक और लात खाने के बाद जैक ज़मीन पर गिर पड़ा। जब इवान उसकी तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि जैक उसकी पिटाई की वजह से बेहोश हो गया है। वह जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा देर तक टिका रहा। इवान ने जैक को देखकर मन ही मन बुदबुदाया, जो खून से लथपथ था और उसकी ज़्यादातर हड्डियां टूट चुकी थीं। उसने जैक की उंगली को देखा और स्टोरेज रिंग को देखकर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। अब मेरी, बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पिछली बार की तरह अपनी स्टोरेज रिंग ले ली और वहां से चलने लगा। जब टेरी ने जैक की हालत देखी तो वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि इवान के सामने उसने कैसा व्यवहार किया था जब वह उसका अपहरण करने गया था। मैं भाग्यशाली था कि उसने मुझे उस समय जाने दिया, टेरी ने अपनी लार निगलते हुए सोचा। तुम अभी भी वहां क्यों बैठे हो? टेरी अपने विचारों से बाहर आया जब उसने इवान को अपने सामने खड़ा देखा। क्या तुम यहाँ पूरी रात रहने के बारे में सोच रहे हो? उम्मा, मेरे पैर, टेरी ने अपने पैरों को देखते हुए कहा। जब इवान ने टेरी के पैरों पर ध्यान केंद्रित किया तो उसने देखा कि वे दोनों टूटे हुए थे और भले ही उसने पहले से ही एक उपचार औषधि पी ली हो, फिर भी उन्हें सामान्य होने में काफ़ी समय लगेगा। अपने टूटे हुए पैरों को देखकर इवान ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही उसने अपनी वायु हेरफेर कौशल को सक्रिय किया, उसकी आंखों में एक हरी रोशनी चमक उठी। अचानक टेरी का शरीर हवा में तैरने लगा। क्या अंडरस्को? टेरी चौंक गया जब वह अचानक हवा में तैरने लगा और वहां से पीछे हटने की कोशिश की। विरोध मत करो, टेरी ने इवान की आवाज़ सुनी और उसे वहां से दूर जाते हुए देखा। इवान की आवाज़ सुनकर टेरी ने विरोध करना बंद कर दिया और जैसे ही उसने विरोध करना बंद किया उसका शरीर इवान के पीछे पीछे अपने आप चलने लगा। 5 मिनट चलने के बाद जब इवान ने देखा कि उनके आसपास कोई नहीं है तो उसने हवा में हेरफेर करने की कला का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। जब इवान ने हवा में हेरफेर करना बंद कर दिया तो टेरी, जो उसके पीछे तैर रहा था, जमीन पर गिर गया और दर्द से चिल्लाया क्योंकि वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। इवान ने उसकी चीख की परवाह नहीं की और एलिसिया को बुलाया। उसे ठीक करो। अचानक टेरी ने एक काले रंग का मानव जैसा राक्षस देखा जिसकी आंखों की कोठरियां बैंगनी लपटों से जल रही थीं। क्या बकवास है अंडरस्को? टेरी बुरी तरह डर गया और वहां से पीछे हटने की कोशिश की, ये सोचकर कि एलिसिया एक राक्षस है। लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, एलिसिया का हाथ सफ़ेद रोशनी से चमक उठा और टेरी ने अपने पूरे शरीर में एक गर्म एहसास महसूस किया। उसकी मजबूत उपचार क्षमता के कारण टेरी का शरीर 5 मिनट से भी कम समय में सामान्य हो गया। वापस आओ। जब इवान ने देखा कि टेरी ठीक है तो उसने एलिसिया को वापस अपने शैडो स्टोरेज में बुलाया। टेरी अभी भी उन घटनाओं के कारण स्तब्ध था जो अभी अभी हुई थी और पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी वह खड़ा नहीं हुआ। आपको अब लियोन पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, वह पहले ही मर चुका है। इवान ने उसे परेशान नहीं किया और एलिसिया को वापस बुलाने के बाद वहां से चलने लगा। टेरी का दिमाग अभी भी उन सभी घटनाओं को संसाधित कर रहा था जो अभी अभी हुई थी, इसलिए जब उसने इवान को ये कहते हुए सुना कि लियोन मर चुका है तो उसने एक पल भी नहीं हिलाया और इसे दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात की तरह माना। वहां से निकलने के बाद इवान ने एक टैक्सी पकड़ी और ड्राइवर से उसे अकादमी में वापस लाने के लिए कहा। तारानकन 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 तारानकन। एक कार एक आलीशान हवेली के सामने रुकी। जैसे ही कार रुकी, हवेली का विशाल काला दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कार धीरे धीरे हवेली की इमारत की ओर बढ़ते हुए गेट से हवेली में दाखिल हुई। कार की खिड़की से ओलिविया ने हवेली के चौड़े बगीचे को देखा जो तरह तरह के फूलों और पेड़ों से भरा हुआ। बगीचे को देखते हुए अचानक ओलिविया के हाव भाव बदल गए। उसने बगीचे को देखना बंद कर दिया और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 मिनट बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उनमें से एक ठंडी रोशनी गुजरी। चूंकि वह मर चुका है तो क्या इसका मतलब यह है कि वह किसी को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मुझसे क्यों मिला? ओलिविया ने चेहरे पर शिकन के साथ बुदबुदाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि लियोन उसके साथ अपनी मुलाकात के बारे में किसी को क्यों बताएगा। क्या किसी ने उसे हमारी मुलाकात के बारे में बताने के लिए मजबूर किया या उसने खुद ही बताने की कोशिश की? ओलिविया ने सोचा और अपना फ़ोन निकाला। उसने लियोन की तस्वीर किसी को भेजी और उससे पिछले कुछ दिनों में लियोन ने जो कुछ भी किया है उसे जांचने के लिए कहा। संदेश भेजने के बाद उसने अपना फ़ोन रख दिया और कार से बाहर निकल गई। अगर कोई उसे हमारी मीटिंग के बारे में बताने के लिए मजबूर करता है तो मुझे उसे ढूंढना होगा क्योंकि यह संभव है कि उसे डार्क गिल्ड के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पता हो। ओलिविया ने सोचा और हवेली की इमारत के अंदर गायब हो गई। एक आदमी जो अपने मध्य 30वें दशक में लग रहा था, उसके बाल भूरे थे और काली आंखें कुछ दस्तावेजों को छांट रही थी जब उसका फ़ोन बज उठा। अभी भी दस्तावेजों को देखते हुए आदमी ने बिना ये देखे कि उसे कौन कॉल कर रहा है, फ़ोन उठा लिया। उस आदमी का नाम एडम था और वह आर्कन स्क्राइब का वर्तमान गिल्ड मास्टर होने के साथ साथ जैक का पिता भी था। हेलो, एडम ने फ़ोन उठाने के बाद उदासीन आवाज़ में कहा। लेकिन फ़ोन उठाने के सिर्फ 10 सेकंड बाद उसके हाव भाव पूरी तरह से बदल गए और वह जल्दी से अपने ऑफिस रूम से बाहर निकल गया।
अपने घर से बाहर आने के बाद एडम ने अपनी उड़ान क्षमता का इस्तेमाल किया और वहां से उड़ गया। मात्र 10 मिनट में वह आर्केनस्क्राइब गिल्ड की गिल्ड बिल्डिंग के सामने उतरा और अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद वह गिल्ड के नर्सिंग वार्ड की ओर बढ़ा, जहां घायल शिकारियों का आमतौर पर इलाज होता है। जल्द ही वह नर्सिंग वार्ड के वीआईपी कमरे में पहुंच गया और जैक को देखा, जो अंदर लेटा हुआ था। उसका शरीर अभी भी खून से लथपथ था। अपने बेटे की टूटी हुई हालत देखकर एडम एक पल के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठा और ए रैंक के शिकारी की आभा पूरी बिल्डिंग में छा गई। लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और काले रंग के 2 लोगों की ओर देखा जो जैक के अंगरक्षक थे। एक नज़र में ही एडम ने पुष्टि कर दी कि वे भी घायल हैं, हालांकि उनकी चोटें जैक की चोटों की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। हीलर कहाँ है? एडम ने ये पूछने से पहले कि उसे क्या हुआ, पूछा, क्योंकि वह जैक की हालत के बारे में चिंतित था। दोनों अंगरक्षक अभी भी एडम की शक्तिशाली आभा को महसूस करने के कारण डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और उसे बताया कि उन्होंने पहले ही हीलर को बुला लिया है और वह कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगा। ये सुनने के बाद कि मरहम लगाने वाला कुछ ही मिनटों में यहाँ आ जाएगा, एडम ने राहत की सांस ली और चिंता भरी निगाहों से जैक की ओर देखा। उसने एक गहरी सांस ली और एक बार फिर उन 2 अंगरक्षकों पर ध्यान केंद्रित किया जो एडम को अपनी ओर देखते देखकर कांप उठे थे। मुझे बताओ कि क्या हुआ, और मुझसे कुछ भी छिपाने की हिम्मत मत करना। इवान अकादमी के प्रशिक्षण केंद्र के बीच में आंखों पर पट्टी बांधे खड़ा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और वह समय समय पर अपना सिर हिला रहा था, जैसे कि कुछ महसूस करने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एलिसिया उसके पीछे आ गई और उस पर मुक्का मारा। जैसे ही एलिसिया उसके पीछे आई, इवान का कान खड़ा हो गया। उसने जल्दी से मुड़कर मुक्का मारा। इवान की मुट्ठी एलिसिया की छोटी मुट्ठी से टकराए और प्रशिक्षण केंद्र की जमीन हिलने के साथ ही एक जोरदार आवाज गूंज उठी। उनके टकराव के उच्च प्रभाव के कारण प्रशिक्षण केंद्र में सभी रून बल को खत्म करने के लिए चमक उठे। एलिसिया की उच्च शक्ति के कारण इवान प्रभाव पर पीछे की ओर खिसक गया, लेकिन चूंकि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रही थी, इसलिए वह घायल नहीं हुआ। इवान से टकराने के बाद एलिसिया रुकी नहीं और एक बार फिर उस पर हमला किया। भले ही उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी इवान ने प्रतिक्रिया की और उसके हमलों को पूरी तरह से चकमा दिया। समय समय पर उसे एलिसिया के हमले का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रही और वह इसी तरह उससे लड़ता रहा। 5 मिनट की लड़ाई के बाद इवान एलिसिया के एक भी घूंसे को चकमा नहीं दे पाया और उड़ गया। भाड़ में जाओ, इवान खुद को कोसने से नहीं रोक पाया जब वह जमीन पर गिर पड़ा और उसे लगा कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अरे, सिर्फ अपनी श्रवण इंद्रियों का इस्तेमाल करके लड़ना आसान नहीं है, इवान ने सोचा और फिर खड़े होने की कोशिश नहीं की। अचानक उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट महसूस हुई और उसे जो दर्द हो रहा था वह गायब होने लगा। इवान ने अपना हाथ उठाया और अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई। धन्यवाद, एलिसिया। जब उसने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाई तो उसने देखा कि एलिसिया उस पर अपने उपचार कौशल का इस्तेमाल कर रही है। एलिसिया ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उस पर अपने उपचार कौशल का इस्तेमाल करना जारी रखा। 1 मिनट बाद एलिसिया ने अपने कौशल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया और इवान उठ बैठा। उसने फुसफुसाती हुई बाली निकाल दी और अपनी श्रवण इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बाज की आंख का उपयोग करना बंद कर दिया। नेफ्लियम शहर से लौटे हुए उसे 2 दिन हो चुके हैं। अकादमी में वापस आने के बाद इवान ने प्रशिक्षण केंद्र में पूरे दिन प्रशिक्षण के अलावा कुछ नहीं किया। फुसफुसाती हुई बाली को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करने के अलावा उसने एक ही समय में मन सुदृढ़ीकरण और कौशल का उपयोग करने का भी अभ्यास किया। अधिकतम 2 दिनों में उसका कोर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और वह उससे पहले अपने अधिकांश मौजूदा कौशल को पूर्ण करना चाहता था। इन 2 दिनों में लियोन की मौत की खबर भी पूरी अकादमी में फैल गई और इसने काफ़ी हंगामा मचा दिया। अकादमी में किसी छात्र की मौत कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कई छात्र अक्सर राक्षसों का शिकार करने के लिए कालकोठरी या जंगल में जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। लेकिन लियोन की मौत ने उसके मरने के तरीके के कारण हंगामा मचा दिया। ये देखने के बाद कि वह प्रतिबंध प्रकार के अभिशाप के कारण मर गया, शिकारी संघ और अकादमी दोनों ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर अभिशाप किसने लगाया था। बेशक इवान जानता था कि शायद ओलिविया ने ही लियोन पर श्राप लगाया था, लेकिन उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसके अलावा अगर मेरे पास सबूत भी होता तो भी मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताता। मैं ही उसकी देखभाल करूंगा, कोई और नहीं, इवान ने सोचा और ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। उसे पता था कि ऐसा सोचकर वह तुच्छ बन रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। रिंग रिंग। इवान अचानक अपने विचारों से बाहर आया जब उसका फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा और पाया कि यह एक अनजान नंबर था। मोशी मोशी, उसने कॉल रिसीव की और एक जापानी की तरह बोला। हाँ, जैसे ही इवान ने बात की, उसने फ़ोन के दूसरी तरफ से एक पुरुष की भ्रमित आवाज़ सुनी। स्पष्ट रूप से उसे कॉल करने वाला व्यक्ति स्तब्ध था क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि इवान क्या कह रहा था।
खांसी। नमस्ते। इवान ने हल्की खांसी की और एक बार फिर बोला। उसे याद आया कि अरोड़ा दुनिया के लोग जापानी नहीं समझ सकते। नमस्ते, मैं एक्सप्रेस डिलीवरी से डिलीवरी मैन हूँ। आपका पार्सल यहाँ है। क्या आप अकादमी से बाहर आ सकते हैं क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकता। जब इवान ने सुना कि उस आदमी ने क्या कहा तो उसने आश्चर्य में भौहें उठाईं और सोचा कि यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है क्योंकि उसे कुछ भी ऑर्डर करने की याद नहीं है। लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे याद आया कि यह पार्सल किसने भेजा था। मैं पूरी तरह से भूल गया कि एलुसिया ने मुझे बताया था कि उसने ओलिविया से प्राप्त कवच और हथियार मुझे भेजे थे। इवान ने सोचा और जल्दी से खड़ा हो गया। बस 1 मिनट रुको, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, इवान ने कहा और जल्दी में प्रशिक्षण केंद्र से निकल गया। लेकिन वह जल्दी से वापस आया और फिर से जाने से पहले एलिसिया को वापस बुलाया। 1 मिनट से भी कम समय में वह अकादमी के बाहर पहुंच गया और उसने डिलीवरी मैन को अकादमी के गेट से थोड़ी दूर पर खड़ा देखा। डिलीवरी मैन को देखने के बाद इवान अपने स्टोरेज रिंग से अपना हंटर कार्ड निकालते हुए उसकी ओर बढ़ा। डिलीवरी मैन के सामने आकर इवान ने उसे अपना हंटर कार्ड दिखाया, इससे पहले कि वह उसे मान पाता। हंटर कार्ड देखकर डिलीवरी मैन ने सिर हिलाया और उसे एक छोटा पार्सल दिया। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। पार्सल को अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रखते हुए इवान ने डिलीवरी मैन द्वारा मांगे गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और वहां से चला गया। प्रशिक्षण केंद्र में वापस जाने के बजाय इवान अपने कमरे में वापस चला गया। पार्सल की जांच करने से पहले वापस आने के बाद इवान ने नहाने का फैसला किया क्योंकि उसका शरीर अभी भी अपने पिछले प्रशिक्षण के कारण पसीने से लथपथ था। नहाने के बाद उसने कुछ कपड़े पहने और अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने स्टोरेज रिंग से छोटा पार्सल निकाला। बिना किसी हिचकिचाहट के इवान ने पार्सल को फाड़ दिया और अंदर एक स्टोरेज रिंग देखी। मैंने एल्यूसिया से नहीं पूछा कि सेरा ने उसे किस तरह का हथियार या कवच भेजा है, इसलिए मुझे ये भी नहीं पता कि उसने जो आइटम भेजे हैं उनकी रैंक क्या है, इवान ने स्टोरेज रिंग को खुद से जोड़ते हुए कहा। रिंग को खुद से जोड़ने के बाद उसने उसके अंदर देखा और पाया कि उसमें सिर्फ 2 आइटम थे।